तो अब शुरू कर रहे हैं हम लोग ग्राफ्स की वीडियो है ये, और जितने भी हमारे पास एनसीईआरटी में ग्राफ्स हैं हम सबके सब ग्राफ्स यहाँ पे बना रहे हैं। और ग्राफ्स में एक और चीज ध्यान रखेंगे कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ग्राफ पे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस बार पेपर में 100% आ रहा है। आपके पेपर में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, अब कौन सा आ रहा है ये देखते हैं, मतलब ये पता चल जाएगा कल। ठीक, तो ग्राफ जो है सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ना उससे शुरू कर रहे हैं। और पहला जो ग्राफ है बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, बहुत बेसिक सा ग्राफ है। ये ग्राफ है बेसिकली इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों से चलता है, या तो रिएक्टेंट्स के कम होने की दशा या का स्पीड, या प्रोडक्ट्स के बढ़ने की स्पीड। तो रिएक्टेंट्स हमेशा कम होते रहते हैं और उसी से स्पीड से प्रोडक्ट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है उसके लिए रिएक्टेंट्स के लिए वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टाइम, और ये R0 से शुरू हुआ। R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये इनवर्स का है। इनवर्स का क्यों है? क्योंकि विद टाइम इंक्रीजिंग द ग्राफ विल कम डाउनवर्ड्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन है वो कम होती रहेगी। अलग अलग टाइम पे आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो एवरेज रेट निकालने के लिए, दो अलग अलग रेट्स के बीच में, और आप इसको इंस्टेंटेनियस रेट में भी दे सकते हो। ये जो स्लोप होती है कर्व का ये वाला, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ये भी याद रखना कि हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आपको ग्राफ दे दें और उसके बाद अंदर लेबलिंग पूछ लें। ये कुछ भी हो सकता है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग बिकॉज़ वी आर हिटिंग नाउ टुवर्ड्स 65 प्लस। सो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर उतने नहीं आ रहे आप लोगों को तो फिर इतना टेंशन मतलब चिल करो, थोड़ा सा 50 नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टाइम, प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल उसका उस ग्राफ का उल्टा कर दो, क्योंकि धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये यहाँ पे जब स्लोप इधर को बीच में आएगा, आप एक ट्रायंगल बना देना, और ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। ये dp/dt है, ये -dr/dt है। फर्क क्यों है? क्योंकि वो जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है और ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये पहले दो ग्राफ्स है। चलते हैं आगे अगले ग्राफ पे, इसी चैप्टर के ग्राफ पे जो भी आता है अगला। ये वही है कंसंट्रेशन डिक्रीज वाला ग्राफ है, तो वो बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं। और ग्राफ इस चैप्टर में आगे है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जी। तो अगला जो ग्राफ आता है आपका वो जीरो ऑर्डर का ग्राफ आता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और टाइम का ग्राफ। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। याद रखें ये जो ग्राफ चलता है ये y = mx + c पे चलता है। ये ग्राफ y = mx + c। y एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है तो इसे r बोल देते हैं। c जो होता है वो हमारा क्या होता है? क्या होता है भाई? इंटरसेप्ट या स्लोप? इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट में जहां से रिएक्शन शुरू हो रही है, जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है, तो ये ये है r, क्या है? r0। और ये जो नीचे को आ रहा है इसे हम कहते हैं स्लोप। ये m होता है और m होता है स्लोप। स्लोप है माइनस के, और x एक्सिस पे हमारी क्या है? x एक्सिस पे हमारा है टाइम। तो ये जो ग्राफ बना वो बना r = -kt + r0 का ग्राफ है ये। इस हिसाब से y = mx + c का ग्राफ है सेम टू सेम। तो y एक्सिस, x एक्सिस, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो स्लोप है वो नेगेटिव है इसलिए नीचे को आ रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये y = mx + c बहुत जगह चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी फॉर्मूले से हमारा k = r0 - r/t बन जाता है। देखो kt को इधर लेके पॉजिटिव हो गया, r को इधर लेके नेगेटिव हो गया, और t को नीचे भेज दिया। k = r0 - r/t। तो ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन ग्राफ है। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, बहुत इजी सा ग्राफ है। क्या आप लोगों ने पहले भी करा हुआ है, दोबारा एक बार हम लोगों ने देख लिया कि कोई क्या अर्थ है इसमें। फिर चलते हैं अगले ग्राफ पे जो कि फर्स्ट ऑर्डर के दो ग्राफ्स हैं। y = mx + c वाला ग्राफ है। ये सेम टू सेम ऐसे ही है, बस वहां पे r था, इधर ln r है। वहां पे इंटरसेप्ट r0 था, यहाँ पे ln r0 है। ln मतलब नेचुरल लॉग बेस e, ठीक है ना। और स्लोप वही है माइनस के, और टाइम t बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ग्राफ है। फिजिक्स के पेपर में चलोगे तो वहां पे भी सेम ग्राफ ऐसे ही मिलेंगे। ये ग्राफ है आपका log r0/r और t का ग्राफ। ये थोड़ा सा अलग है। log r0/r/t का ग्राफ, यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, जीरो से शुरू है। तो y = mx + c का ग्राफ नहीं, ये y = mx का ग्राफ है सीधा। y क्या है? y है आपकी y एक्सिस जो कि है log r0/r। आपको ग्राफ को प्रेजेंटेशन करनी है बच्चा। ग्राफ तो दे दिया आपको बना के, अब आपको उसकी इक्वेशन खुद बना सकते हो। ठीक, और x एक्सिस में है टाइम और स्लोप दे रखा है k/2.303। तो k/2.303 इनटू टाइम विच इज ये बन जाता है आपका ग्राफ की इक्वेशन। इस ग्राफ की इक्वेशन आपको पता ही है। y एक्सिस में क्या है?
ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। हर ग्राफ की इक्वेशन बनाने की कोशिश करा करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, अगली जो चीज है, अगला जो ग्राफ है वो हम चलते हैं। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो गए दोनों ग्राफ। अब कोई ग्राफ इस चैप्टर में है शायद, ये आ गया आपके एक्टिवेशन एनर्जी की ग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपने 11th वालों ने बायो वालों ने पढ़े हुए पहले से ही, पर आप लोग दोबारा देख लो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए पहले उस रिएक्टेंट को एक मिनिमम एनर्जी तक जाना पड़ता है और उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाना पड़ता है। उसके लिए जितनी एनर्जी अटेन करनी पड़ती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे ही यहाँ तक पहुंच जाएगा उसके बाद ये आराम से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कितनी आगे बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या है। और सिंपल सा ग्राफ है, इजी सा ग्राफ है, इस पे कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप कर सकते हो। अगले जो ग्राफ है ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है शोइंग एनर्जीज ऑफ अमंग गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब एक मोल है, मान लो एक मोल में 6.022 10 की पावर 23 बहुत सारे करोड़ों अरबों जो है वो होते हैं, क्या बोलते हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स। अब वो सबकी अलग अलग स्पीड्स होती है। तो अलग अलग स्पीड्स होती है, तो ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैक्सिमम वाले होंगे, जो जब ग्राफ हाईएस्ट पीक पे जाएगा उसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। क्या क्या है ये आपको याद रखना है। इधर क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर क्या है काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या हुआ, इसी सेम ग्राफ को अगर मैंने 10 टेम्परेचर पहले T था, अब मैंने T+10 करके मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, जो ग्राफ है वो आगे को शिफ्ट हो जाएगा। जो ग्राफ था वो आगे को शिफ्ट हो गया और ये फ्रैक्शन जो है वो शिफ्ट हो गया। शोज जो मैक्सिमम था वो थोड़ा सा इधर को चला गया और इसे हम कहते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से, हमने बता भी है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से कितनी रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, 2-3 टाइम्स हो जाता है। हाँ, डबल करके चलता है। अगला है आपका एक और ग्राफ, ये भी वही y = x + c वाला ग्राफ है, ठीक है। और y एक्सिस पे क्या है ln k, x एक्सिस पे क्या है 1/t और स्लोप क्या है -em/r into t। ये t क्यों है 1/t है प्लस ln a। इस ln a को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ln a को हम लोग आप log में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके पास जो एक और इक्वेशन आती है वो आ जाती है log वाली, क्या है log k = log a minus ea/2.303 RT। ठीक है, ठीक पक्का समझे। ये आपके सारे ग्राफ्स हैं और आपको ये सारे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। एक और ग्राफ है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जो ग्राफ था आपका यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा था, ये आपका विद कैटलिस्ट जो है ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे लाता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर लेता है, नीचे ले आता है, डाउन कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक पक्का ठीक। और बस इतना ही ग्राफ है इस चैप्टर में। अगला चलते हैं। अगला है आपका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में सबसे पहले जो हमारा ग्राफ है वो आपका सबसे सिंपल सा ग्राफ है। ये आपका हेनरीज लॉ का ग्राफ है। राउल्स लॉ का हेनरीज लॉ का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P = kh है ना। तो ये सिंपल सा ग्राफ है हेनरीज लॉ। फिर आते हैं आपके राउल्स लॉ के ग्राफ पे, जिसमें दो अलग-अलग गैसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना। ये पहली गैस है और ये दूसरी गैस है। ये पहली गैस जो है ये प्योर मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है और ये प्योर सॉल्यूट है। ये दोनों मिक्स होते हैं। जितना हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ये दोनों बीच में आ जाते हैं कहीं पे, ये कम होते रहते हैं धीरे-धीरे, ये इधर से बढ़ते रहते हैं। देखो P2 जो है धीरे-धीरे बढ़ता रहा है और P1 जो धीरे-धीरे कम होते रहता है। क्या ये बात क्लियर है? पक्का श्योर डन, कोई दिक्कत तो नहीं। इस पे दो ग्राफ आते हैं, कौन से आइडियल और नॉन आइडियल। जो मिक्सचर्स इस ग्राफ को फॉलो करते हैं राउल्स लॉ के ग्राफ को, उसको हम क्या कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। और जिनको नहीं करते हैं हम क्या कहते हैं नॉन आइडियल। नॉन आइडियल भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये तो बेसिक सी ग्राफ है, आपको पहले से याद है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे। जो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, जो नीचे आ रहा है नेगेटिव। एजियो ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पेपर के लिए। ठीक, अच्छा कभी-कभी ये वाला ग्राफ भी आ जाते हैं। ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ में क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। डिप्रेशन एलिवेशन होती है ना बॉइलिंग पॉइंट में, तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे वेपर प्रेशर। पक्का 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 भाई, समझ रहे हो सब? डन, क्लियर, पक्का, ठीक। ये एक और ग्राफ आ गया। इसके अलावा ये ग्राफ आपको आपके पेपर नंबर 3 में मिला है, टेस्ट पेपर नंबर 3 में ये वाला ग्राफ, और पूछा गया था ये कौन सा ग्राफ है। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट पहले ज्यादा टाइट करता था और फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन, ठीक है, पक्की बात, समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? डन डन है। ये वाले दोनों ग्राफ्स को ध्यान रखेंगे, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और उसको भी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को भी ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए। और कोई ग्राफ इस चैप्टर में नहीं, और नहीं है। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इकलौते ग्राफ पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इकलौता ग्राफ किस चीज का ग्राफ है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इकलौता ग्राफ है आपका लैम्डा एम वर्सेस रूट सी ग्राफ है। ये भी y इक्वल टू mx प्लस c का चल बन सकता है। लैम्डा एम अभी आएगा, अभी नीचे इक्वेशन है। देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। ये किसका है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक। इसकी ये इक्वेशन भी आप याद रख के चलेंगे। इक्वेशन में आपको अलग से लिख के दे रहा हूं, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस a रूट सी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इक्वेशन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ जो है वो इस पे फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c है, ये y इक्वल टू c प्लस mx, सेम ग्राफ, समझ गए? पक्का पक्का, डन डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का। ये किस चीज का ग्राफ है? ये आपका वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ग्राफ है। और लास्ट में हम आते हैं, लास्ट चैप्टर जिसमें ग्राफ है हमारे पास, और वो है आपका डी एंड एफ। कौन सा? डी एंड एफ। अब अगर आप देखें डी एंड एफ में ये वाला जो ग्राफ आपको सामने दे रखा है, उस पे एक क्वेश्चन भी, और एक मिनट रुक जाइए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि 18 सीरीज नहीं, ये वाला ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब ये क्या ग्राफ है, सुन लो ध्यान से, ये 3 ग्राफ और है, जल्दी जल्दी देख लो और समझ लो। ये मेल्टिंग पॉइंट है अलग अलग चीजों का, और ये एटॉमिक नंबर है, ठीक। 3 सीरीज चल रही है। सबसे पहली सीरीज है आपकी 3D 4D 5D। कौन सी? 3D 4D और 5D। अगर आप देखेंगे तो Zn Hg और Cd कहां क्या दिख रहा है? कहां है Zn Hg Cd? लिखा है? कहां लिखा है? नहीं लिखा, ठीक है। उससे पहले के सारे Zn Hg और Cd नहीं लिखे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, बाकी सारे इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू 3D 4D और 5D। अच्छा, क्वेश्चन आ जाएगा ये सीरीज कौन सी है, ये वाली कौन सी है? आपको कुछ भी नहीं देंगे नाम, आपको पता होना चाहिए नीचे वाली कौन सी है, 3D सीरीज। उससे ऊपर वाली 4D, उससे ऊपर वाली पक्का कर लोगे? पक्का कर लोगे? देख लो पेपर में आएगा तो कर लेना, प्लीज कर लेना। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है इनका? क्योंकि ऑब्वियसली ये तो आप वैसे भी लिख दोगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि Ns और N-1d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? ठीक है। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीस मेटल्स राइज टू अ मैक्सिमम एट D5 एक्सेप्ट Mn एंड Tc। Mn और Tc को छोड़ के, मैंगनीज और Tc को छोड़ के बाकी सबका जो है पावर वैल्यू D5 पे मैक्सिमम होती है। पर ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, Mn और Tc, इनकी वैल्यू D5 पे मैक्सिमम नहीं होती, D5 पे मैक्सिमम नहीं होती। पक्की बात? क्लियर क्लियर क्लियर, डन। ये एक्सेप्शंस है, ध्यान रखना, ये दोनों एक्सेप्शंस है, Mn और Tc। क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे सब लोग, ठीक। इसके अलावा अगला जो ग्राफ है ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ है। ये वाला पूछा गया था आई गेस। सबसे नीचे वाली होती है सीरीज 1, मतलब 3D 4D 5D। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लो जरा, 3 सीरीज दे दी, यही वाला पूछा था। Which element in 3D series has lowest enthalpy of atomization? जनरली पूछा था, क्या आंसर होता है इसका? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट Zn होता है। Why do metals of the second and third series have greater enthalpy of atomization? क्योंकि उनके पास वो भी होगी, F भी आ गई, क्या आ गई? F, ठीक है। इसके अलावा what are the enthalpy of atomization of transition metals? quite high, high क्यों होती है? enthalpy of atomization क्यों होती है? क्या? हाँ, इंट्राटॉमिक मेटल बॉन्डिंग। तो बेसिकली ग्राफ तो कुछ भी दे दिया, बट क्वेश्चन तो ग्राफ पे था नहीं, सही, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एटॉमिक रेडियस भी डाल दो,
मतलब सॉरी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है और फिर लास्ट में आके इंक्रीज करता है। देखो लास्ट वाले जो सारे के सारे इंक्रीज है, बाकी प्रॉपर्ली डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये आपकी 3D है, जो ग्रीन वाली लाइन है वो 3D है, याद रख लेना है। ये y z r वाली कौन सी लाइन है? 4D। और ये आपको सब में देखना है जो 3D सीरीज सबसे नीचे है हमेशा, अगर आइडेंटिफाई करने को आएगी कर लोगे। थैंक यू सो मच। और एक और ग्राफ है शायद छोटा सा, और ये ग्राफ है लास्ट में। ये ग्राफ है स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स का ग्राफ है। ये ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, ठीक है, जो होनी चाहिए, मतलब हमें जो लगता था और जितनी हुई है। इसमें अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व्ड वाली ब्लू है और कैलकुलेटेड वाली रेड है, तो ब्लू रेड ये सब कॉमन चल रहा है, ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स के। एक्सेप्शन कहां पे आता है? कोबाल्ट, निकल में हल्का सा, और बस बाकी ये तो बहुत माइनर है, ठीक। अच्छा एक एक्सेप्शन है कि कॉपर की आई पॉजिटिव क्यों होती है, पता है ना? अगर आपको ऐसी ग्राफ आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि जो पॉजिटिव है वो कौन सा है? कॉपर, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा डेविएशन है वो कौन सा है? कोबाल्ट, ठीक है। और लास्ट वाला जिंक पता है आपको। पक्की बात, कोई डन तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि डेविएशन का ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में सब किस किस में देखी जाती है, तो आप बोलोगे कोबाल्ट, निकल और हल्का सा जिंक में भी, ठीक। कॉपर में भी और कॉपर पॉजिटिव। समझ गए? तो ग्राफ कैसे भी टाइप के आए हमें अटेम्प्ट करना कभी भी जरूरी है, और हम करके आएंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।